सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे एनटीपीसी 2025 का जीके जीएस का महा मैराथन लेकर आई हूँ गाइज। और ये जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सारे आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग इसे तैयार किया गया। यानी आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसे तैयार किया गया। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है। एंड मैं ये आपको जरूर कहूंगी गाइज कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका जो है वो जो भी प्रिपरेशन होगा, आपने जितना भी किया होगा, उसको ये बहुत ज्यादा आपको जो है बूस्ट करेगा, जो आपके एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है ना। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये महा मैराथन है, तो एक वीडियो में आपका पूरा चीज क्लियर नहीं हो सकता है। तो मैं आगे भी लेकर आऊंगी। अगर आपको पसंद आएगा तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे आगे कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर निर्मित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नागा अर्जुन सागर बांध आपकी कृष्णा नदी पर निर्मित है। नागा अर्जुन सागर बांध की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कौन से राज्य में है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आपको याद रखना है कि ये जो है आपके तेलंगाना और जो है याद रखिएगा आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तेलंगाना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है। सीमा पर स्थित है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है कि इसका जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था। तो ये भी याद रख लीजिएगा। नागा अर्जुन सागर बांध की मैं अगर निर्माण की बात करती हूँ, निर्माण इसका निर्माण हुआ था ये 1955 से लेकर के 1955 में इसका निर्माण शुरू हो गया था। ठीक है ना। तो याद रखिएगा 1955 से इसका निर्माण शुरू हुआ था और जो है कब तक इसे लगा तैयार होने में लगा था, 1967 तक में ये जो है पूरी तरीके से तैयार हो गया था। ठीक है ना। तो ये हो गया आपके जो है नागा अर्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा नदी पर है। अब यहाँ पे मैं कृष्णा नदी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करूंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कृष्णा नदी पर और आपका कौन-कौन सा बांध है जो कृष्णा नदी पर निर्मित किया गया। तो जैसे कि आपका जो है आपको याद रखना है अलमाटी बांध। ठीक है। अलमाटी बांध जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी कौन सी नदी पर निर्मित है। तो ये भी आपकी कृष्णा नदी पर निर्मित है। इसके अलावा आपको याद रखना है जो आपका श्री सैलम बांध है, श्री सैलम बांध, श्री सैलम बांध है, ये भी आपका जो है कौन सी नदी पर निर्मित है गाइस, तो याद रखिएगा श्री सैलम बांध ये भी आपके जो है कृष्णा नदी पर निर्मित है। इसके अलावा आपको याद रखना है कृष्णा राजा सागर बांध। ठीक है ना। कृष्णा राजा सागर बांध, कृष्णा राजा सागर बांध, ये भी जो है आपके कौन से नदी पर निर्मित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपकी कृष्णा नदी पर निर्मित है। तो इतना बांध जो है ये आपकी कृष्णा नदी पर निर्मित है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम कृष्णा नदी के नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो याद रखिएगा कि ये जो है इसका जो है उद्गम कहाँ से होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर यानी कि महाराष्ट्र से। ठीक है ना। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है गाइस, तो याद रखिएगा महाबलेश्वर से। ठीक है। महाबलेश्वर से। और महाबलेश्वर आपका कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा महाबलेश्वर आपके महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि इसका जो है बहाव, बहाव की अगर हम बात करें कि ये जो है इसका बहाव कैसे है, तो याद रखिएगा सबसे पहले तो ये महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है। ठीक है ना। तो इसका बहाव की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से बहती है, बहती हुई ये कहाँ जाती है गाइस, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र से बहती हुई ये जाती है कर्नाटक में, कर्नाटक में। कर्नाटक से बहती हुई ये जाती है तेलंगाना में, तेलंगाना में। और तेलंगाना से बहते हुए ये जाती है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश से बहते हुए जाती है बंगाल की खाड़ी में। और जो है आपको याद रखना है कि ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ से इतना पॉइंट इसका बहाव आपको याद रखना है, क्योंकि जो है प्रश्न रहता है कि कौन से कृष्णा ही नदी है कौन से राज्य में बहती है या कौन से राज्य से नहीं बहती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछा जाता है इसकी कुल लंबाई कितनी है। ठीक है ना। कृष्णा नदी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा कृष्णा नदी की कुल लंबाई है
1400 किलोमीटर यानी कि 1400 किलोमीटर। और याद रखिएगा 1400 किलोमीटर है। और याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी, ठीक है, दूसरी सबसे लंबी नदी। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अगर मैं यहाँ पे जो है कुछ सहायक नदियों के बारे में भी बात कर लूं, जैसे कि कृष्णा नदी की अगर मैं बात करती हूँ कि इसकी सहायक नदी, ठीक है ना, अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, सहायक नदी। तो सहायक नदी यहाँ से जो है, अगर कृष्णा नदी से आपका कोई भी प्रश्न बनेगा तो वो छूटेगा नहीं गाइस, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारा चीज लिखा है जो आपकी कृष्णा नदी से एग्जाम में बनने के चांसेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने सारा चीज लिखा है। अब जैसे कि कुछ सहायक नदियों के बारे में बात कर ले, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी जो है ये आपको ध्यान रखना है, तुंगभद्रा नदी जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है, तुंगभद्रा नदी हो गया। इसके अलावा जो है ये आपका मूसी नदी, ये तो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि मूसी नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है, तो याद रखिएगा ये कृष्णा की सहायक नदी है। इसके अलावा जो है दो और याद रखिएगा, पहला आपको याद रखना है घाट प्रभा, घाट प्रभा, और दूसरा आपको याद रखना है मालप्रभा, मालप्रभा। ये जो है मालप्रभा नदी, ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये कृष्णा की सहायक नदी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों को खिलने में मदद करता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरीगेंस जो है ये पत्तियों में खिलता है और फूलों को जो है पत्तियों में बनता है और फूलों को खिलने में मदद करता है। अब यही अगर मैं साइटोकाइनिन की बात करूं, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सेल डिवीजन करना, यानी कि कोशिका का विभाजन, कोशिका का विभाजन करता है ये, कोशिका का विभाजन करता है, और साथ ही साथ ये जो है उसके विकास में भी मदद करता है। तो और क्या करता है, और विकास में मदद करता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, आपका ऑक्सीजन जो है, इससे आपको क्या याद रखना है, ऑक्सीजन का काम क्या होता है कि ये जो है फसलों को जो है, ये आपको ध्यान रखना है, ये गिरने से बचाता है, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, फलों को गिरने से बचाने का काम किसका होता है, गिरने से बचाने का काम होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। और जो है एथिलीन जो है, इसका काम क्या होता है, एथिलीन जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है गैसीय रूप में पाया जाता है। एथिलीन कैसा हार्मोन है, ये गैसीय रूप में पाया जाता है, ठीक है, गैसीय रूप में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गाइस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनाईमुडी, ठीक है ना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनाईमुडी की अगर हम बात करें तो ये जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसे याद रखिएगा, इससे आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। अनाईमुडी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसे जो है दक्षिण भारत का दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है, एवरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अनाईमुडी की जो है, अगर मैं बात करती हूँ इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी तो एक साइड छोटी और एक साइड इसकी ऊंचाई दे देता है और बोलता है मिलान करने के लिए, ठीक है ना। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर, 2695 मीटर जो है ये अनाईमुडी की ऊंचाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें ये आपके कौन से राज्य में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है अगर मैं राज्य की बात करूँ तो याद रखिएगा ये है आपके केरल में, ठीक है ना। कौन से राज्य में है, केरल में। उसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो है आपके पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ठीक है ना, पश्चिमी पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ठीक है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इसे जो है अनाई मुडी को जो याद रखिएगा,
हाथी की माथा जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसका अर्थ क्या होता है अनाई का? हाथी का माथा, ठीक है ना? इसका अनाई का अर्थ क्या होता है? तो अनाई का अर्थ होता है हाथी का माथा, हाथी का माथा। और हाथी का माथा जो है इसका अर्थ होता है, इस वजह से जो है इसे अनाई जो लिया गया है, इसीलिए लिया गया क्योंकि इसकी आकृति जो है वो हाथी के माथा की जैसी दिखती है, ठीक है ना? इसी वजह से जो है इसे लिया गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपके जो है कुछ और चोटी दी गई है, जैसे कि अगर मैं डोडा बेटा की बात करूँ, तो डोडा बेटा को आपको याद रखना है कि डोडा बेटा की ऊंचाई कितनी है? तो डोडा बेटा की जो ऊंचाई है गाइस याद रखिएगा, ये है आपका जो है 2637 मीटर, 2637 मीटर, 2637 मीटर। डोडा बेटा जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। ये है आपका कौन सा है? डोडा बेटा है, ठीक है ना? ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ धूपगढ़, ठीक है ना? धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। धूपगढ़ की अगर मैं ऊंचाई की बात करूँ, तो धूपगढ़ की ऊंचाई जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कहीं कहीं पे जो है ये आपको 1350 मीटर दिया रहता है और कहीं कहीं पे 1352 मीटर दिया रहता है, ठीक है ना? तो ये यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, सिमिलरली उतना ही दिया रहता है। तो 50 दिया रहेगा तो 52 नहीं, 52 दिया रहेगा तो 50 नहीं, ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। और याद रखिएगा धूपगढ़ जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना? धूपगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अगला जो है आपका कौन सा है? अगला है आपका महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी से आपको क्या याद रखना है? महेंद्रगिरी से आपको याद रखना है इसकी ऊंचाई। तो महेंद्रगिरी जो है आपको ध्यान रखना है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर, ठीक है ना? इसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। और याद रखिएगा ये जो है आपको याद रखना है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना? महेंद्रगिरी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको ध्यान रखना है पूर्वी घाट की, ठीक है ना? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। तो यहाँ पे मैं पूरा क्लियरली लिखा दी हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछे, सतपुड़ा की ऊंची चोटी पूछे, पूर्वी घाट की, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि ओलंपिक खेल का छल्ला कितने महाद्वीपों को दर्शाता है? तो ओलंपिक खेल का छल्ला जो है ये 5 महाद्वीपों को दर्शाता है, ठीक है ना? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि ये 5 महाद्वीपों को दर्शाता है, तो कौन-कौन से 5 महाद्वीप हैं उसे आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला आपका कौन सा महाद्वीप हो गया? पहला हो गया आपका एशिया महाद्वीप, ठीक है ना? पहला ये एशिया को दर्शाता है। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है यूरोप, यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। इसके अलावा तीसरा जो है आपका कौन सा है? तीसरा जो हो गया ये हो गया आपका अमेरिका हो गया, अमेरिका हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें चौथा आपका कौन सा हो गया? चौथा आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। और लास्ट आपका कौन सा महाद्वीप हो गया? लास्ट हो गया आपका अफ्रीका। अब यहाँ पे जो है 5 जो है आपका रिंग जो है 5 छल्ला है, तो ये आप देख रहे होंगे पिक्चर में, ये सारे अलग अलग कलर के, अगर आप देखिएगा तो ये रेड है, ब्लैक है, ग्रीन टाइप में है, येलो टाइप में है, तो ये सब जो है ये भी इसको दर्शाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ एशिया जो है ये आपके कौन से रिंग को दर्शाता है? तो एशिया जो है ये आपके जो पीला कलर का आपको छल्ला दिख रहा होगा ये एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। इसके बाद अगर मैं यूरोप की बात करूँ तो ये आपको याद रखना है जो नीला कलर का छल्ला है ये किसको दर्शाता है? यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। जो अमेरिका की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा जो लाल कलर का छल्ला है, लाल कलर का छल्ला जो है ये अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ तो हरा कलर का छल्ला जो है ये किसको दर्शाता है? ऑस्ट्रेलिया को। और अफ्रीका की अगर मैं बात करूँ तो काला कलर का जो छल्ला है ये अफ्रीका को दर्शाता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो रेल लाइन बिछाने का श्रेय जो है ये लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है इसके शासनकाल के बारे में, ठीक है ना, शासनकाल। तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था 1848 से लेकर 1856 तक, ठीक है। 1848 से लेकर 1856 तक इसका शासनकाल था, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो ट्रेन चली थी, यानी कि रेलगाड़ी जो चली थी, वो इन्हीं के शासनकाल में चली थी ना। तो रेलगाड़ी जो चली थी, पहली बार रेलगाड़ी चली, वो कब चली थी गाइस? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, पहली बार रेलगाड़ी चली थी 1853 में, 1853 में पहली बार चली। पहली बार ये ट्रेन चली थी, ठीक है ना, 1853 में। और पहली बार जो ये रेलगाड़ी चली थी 1853 में, उस समय का पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी जो थे उस समय गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो ये ट्रेन चला था, ये पहली बार जो ट्रेन चला था 1853 में, ये कितना किलोमीटर चला था? तो याद रखिएगा ये जो है आपका 34 किलोमीटर ये ट्रेन चली थी, 34 किलोमीटर ट्रेन चली थी। और ये जो ट्रेन चली थी ये किसके किसके बीच चली थी? तो याद रखिएगा ये जो ट्रेन चली थी ये मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। तो ये भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और बाय द वे अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं, तो जो लॉर्ड डलहौजी है, इसे याद रखिएगा इसे जो है रेलवे का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो रेलवे का जनक कहा जाता है, भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है इतना पॉइंट आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कौन सी नर्तकी भरतनाट्यम और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से जो संबंधित है ये है सोनल मानसिंह। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं सितारा देवी जो है ये आपके कथक नृत्य से संबंधित है, कथक से। यामिनी कृष्ण मूर्ति की अगर मैं बात करूं तो ये आपके भरतनाट्यम से संबंधित है, भरतनाट्यम। और याद रखिएगा और कुचिपुड़ी से संबंधित है, और कुचिपुड़ी से, ठीक है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से। कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। शोभा नायडू की अगर मैं बात करूँ तो शोभा नायडू जो है ये आपके कुचिपुड़ी से है, सिर्फ कुचिपुड़ी से ही संबंधित है। यामिनी कृष्ण मूर्ति आपकी कुचिपुड़ी और जो है आपके जो है याद रखिएगा भरतनाट्यम से संबंधित है। अब यहाँ पे जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हम बात करेंगे सोनल मानसिंह के बारे में। तो इन्हें जो है कुछ पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो कौन कौन सा इन्हें पुरस्कार मिला है ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनको जो है याद रखिएगा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना, पद्म भूषण। तो इन्हें जो है पद्म भूषण कब मिला था गाइस? तो याद रखिएगा 1992 में, 1992 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और याद रखिएगा इन्हें पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, ठीक है ना, इन्हें पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। तो वहीं अगर मैं बात करूं कि इन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2003 में। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिला हुआ है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें इसे कब मिला था गाइस? तो याद रखिएगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था 1987 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके अलावा जो है एक और पुरस्कार का याद रखिएगा, एक और आपको क्या याद रखना है? कालिदास सम्मान, ठीक है ना। एक और आपको क्या याद रखना है? कालिदास सम्मान। तो कालिदास सम्मान से जो है इन्हें कब सम्मानित किया गया था? कालिदास सम्मान। तो कालिदास सम्मान से जो है इन्हें 2006 में सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि किस स्थान पर विश्व शांति स्तूप है।
तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजगीर में हमारा विश्व शांति स्तूप है। राजगीर की अगर हम बात करें, राजगीर आपका कहाँ पड़ता है गाइज, तो याद रखिएगा बिहार में। अब विश्व शांति स्तूप से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इनके निर्माण के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसका जो निर्माण हुआ था वो कब शुरू हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा इसका निर्माण हुआ था 1969, ठीक है ना, 1969 में शुरू हुआ था। और जो है ये जो है पूरी तरीके से बनकर कब तैयार हो गया था, तो याद रखिएगा 1972 में। 1972 में जो है पूरा हुआ था इसका निर्माण। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, विश्व शांति स्तूप जो है ये आपका जो है याद रखिएगा सफेद संगमरमर से निर्मित है। संग संगमरमर से निर्मित है, ठीक है। और यहाँ पे जो है याद रखिएगा इसे जो है संगमरमर से निर्मित है। इसके बाद जो है आपको क्या याद रखना है कि इसे जो है याद रखिएगा इसे शांति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसे शांति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है, प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अब यहाँ से जो है पूछा क्या जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट और क्या पूछा जाता है कि ये कौन से पहाड़ी पे, ठीक है ना। तो पहले आप इसे ये लिख लीजिएगा कि इसे शांति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा ये जो है आपके कौन से पहाड़ी पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये जो है आपके रत्नागिरी पहाड़ी पे स्थित है, ठीक है ना। ये आपके कौन से पहाड़ी पे स्थित है गाइस, तो याद रखिएगा रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है। रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है, पहाड़ी पर स्थित। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा यहाँ जो है बुद्ध की कितनी प्रतिमा है गाइस, तो याद रखिएगा यहाँ जो है बुद्ध की 4 प्रतिमा है, ठीक है ना। बुद्ध की 4 प्रतिमा है, 4 प्रतिमा है। और ये 4 प्रतिमा जो है ये किसको किसको दर्शाती है, तो ये 4 प्रतिमा जो दर्शाती है ये जन्म को दर्शाती है। दूसरा जो दर्शाती है वो दर्शाती किसको है गाइस, तो याद रखिएगा दूसरा जो दर्शाती है वो ज्ञान प्राप्ति को दर्शाती है, ज्ञान प्राप्ति को। तीसरा जो है ये किसको दर्शाती है, तीसरा जो दर्शाती है वो प्रथम उपदेश को, प्रथम उपदेश को। और चौथा जो है ये किसको दर्शाती है, तो जगह नहीं है तो मैं इस साइड लिख देती हूँ। चौथा जो है ये महापरिनिर्वाण को दर्शाती है, महापरिनिर्वाण को। और याद रखिएगा यहाँ पे अगर आपसे ये पूछे कि ये जो है विश्व शांति स्तूप जो है ये तो आपके बिहार में है, लेकिन ये भी आपको याद रखिएगा बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, ठीक है ना। कभी कभी जिला भी पूछ देता है, भागलपुर जिले में स्थित है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि शिक्षा जो राज्य सूची का विषय था डैश, इसे डैश में समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि आपसे प्रश्न बोल रहा है कि शिक्षा जो था वो पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसे अब जो है समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। और कब किया गया ये आपको बताना है। तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। और 42वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1976 में, ठीक है ना। कब हुआ था गाइस, 1976 में हुआ था आपका 42वां संविधान संशोधन। और इसमें आपको क्या याद रखना है कि इसमें जो है 5 विषय को, ठीक है ना, 5 विषय को राज्य सूची से जो है राज्य सूची से किसमें स्थानांतरित कर दिया, राज्य सूची से जो है संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया, संवर्ती संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया, ठीक है ना, स्थानांतरित कर दिया गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो 5 विषय को जो है राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, तो वो 5 विषय कौन-कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है। तो पहला जो है जो कि आपके तो प्रश्न में ही बोला गया कि शिक्षा जो था ये राज्य सूची से संवर्ती सूची में हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ वन, ये भी जो है आपके राज्य सूची से संवर्ती सूची में हो गया। तीसरा जो है ये आपको मैं बता दूँ वजन और माप, वेट और मेजर, वजन और माप, ये भी जो है राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। चौथा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये जो है पर्यावरण संरक्षण, ठीक है ना, पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण, इसे भी स्थानांतरित कर दिया गया। और लास्टली जो है ये आपका कौन सा बच गया, ये बच गया प्रशासनिक न्याय, प्रशासनिक न्याय।
ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये 5 जो है ये आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है ये गुजरात से संबंधित है। तो गुजरात से संबंधित कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। गरबा नृत्य जो है ये गुजरात से संबंधित है। अगर मैं कजरी की बात करूँ, कजरी जो है ये आपका कहाँ से संबंधित है, तो याद रखिएगा कजरी जो है ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कजरी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ विदेशिया जो है ये आपके बिहार से संबंधित है। और यक्षगान जो है ये आपको ध्यान रखना है कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है ना। और गरबा जो है ये आपके गुजरात का लोक नृत्य है। इसके अलावा हम गुजरात के कुछ लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा भवई। भवई जो है ये गुजरात का और राजस्थान दोनों का है। इसके अलावा अगर हम बात करें पनिहारी, पनिहारी नृत्य भी गुजरात और राजस्थान दोनों का है। गरबा हो गया, तो एक और याद रखिएगा डांडिया, डांडिया ये भी आपके जो है गुजरात का है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ लास्या, लास्या जो है ये भी आपके गुजरात का लोक नृत्य है, लास्या लोक नृत्य। और जो है लास्टली आपको याद रखना और कौन सा रखना है, जुरीथुन। ठीक है ना, जुरीथुन, जुरीथुन ये भी जो है, जुरीथुन जो है ये भी लोक नृत्य जो है ये भी आपके गुजरात से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेल है ये आपका कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। ठीक है ना, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करती है, तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आपका यही होना चाहिए कि विवेक एक्सप्रेस जो है ये कितना किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो याद रखिएगा 4189 किलोमीटर की दूरी तय करती है, किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, दूरी तय करती है, इतना तो आपको याद रखना है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है इसके बारे में और क्या याद रखना है विवेक एक्सप्रेस के बारे में, तो याद रखिएगा ये जो है भारत की सबसे लंबी दूरी जो है तय करती है, ये तो आपके क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है। इसके अलावा ये ट्रेन जो है ये कहाँ से, तो याद रखिएगा असम से कन्याकुमारी तक जो है ये चलती है, ये ट्रेन असम से कन्याकुमारी तक। ठीक है, असम से कन्याकुमारी तक। अगर आपसे ये पूछ ले कि ये असम के कहाँ से जो है चलती है, तो याद रखिएगा असम से कन्याकुमारी कह रही हूँ, असम से तमिलनाडु। ठीक है ना। ये जो है जल्दबाजी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, असम से तमिलनाडु तक, तमिलनाडु तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है असम से याद रखिएगा ये असम के कहाँ से स्टार्ट होती है ये ट्रेन, तो असम के जो है याद रखिएगा डिब्रूगढ़ से। ठीक है ना, डिब्रूगढ़ से, डिब्रूगढ़ से ये ट्रेन स्टार्ट होती है और तमिलनाडु के जो है ये कन्याकुमारी तक चलती है। ठीक है ना, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि पूरी कोशिका श्वसन आंतरिक श्वसन में कुल कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो पूरी कोशिकीय श्वसन होता है यानी कि जो आपका आंतरिक श्वसन होता है, इसमें जो है आपसे पूछ रहा है कि कुल कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि कुल कितनी एटीपी ऊर्जा जो है ये प्राप्त होती है। सबसे पहले यहाँ पे मैं एटीपी का फुल फॉर्म लिखा देती हूँ, एटीपी। तो एटीपी का क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा एडिनोसिन, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है एटीपी का। अब यहाँ पे जो है टोटल अगर मैं बात करूँ ये कितना एटीपी बनता है, 38। अब बहुत लोग कहेंगे कि मैम 36 बनता है, आप 38 बता रही है। तो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे आपसे प्रश्न ही पूछा गया है कि पूरा कोशिका में जो है जितनी भी कोशिका होती है उस सब में एटीपी बनता कितना है। तो जैसे मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है ना, इससे आपको कंफर्म। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि साइटोप्लाज्म में जो है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जो है ये कितनी कोशिका बनती है, कितनी एटीपी बनती है, तो याद रखिएगा ये जो है साइटोप्लाज्म में आपका 2 एटीपी बनता है, 2 एटीपी जो है बनता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको याद रखना है, दूसरा आपको क्या याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है केप्स चक्र। ठीक है ना, दूसरा आपको क्या याद रखना है,
केफ चक्र, अब जो लोग पढ़े होंगे वही लोग को ये समझ आएगा, ठीक है ना। केफ चक्र की अगर मैं बात करूँ तो केफ चक्र जो है इसमें कितना एटीपी बनता है, तो इसमें भी 2 एटीपी बनता है, ठीक है। और जो है लास्टली अगर मैं बात करूँ, तीसरा आपका कौन सा हो गया, तीसरा हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका कितना बनता है, 36 बनता है, सॉरी 34 बनता है, 36 नहीं 34। तो इसमें जो एटीपी बनता है वो कितना बनता है, 34 एटीपी बनता है, ठीक है। तो ये टोटल जो है पूरा श्वसन में कितना हो जाएगा, तो 34 और 2 36 और 36 और 2 38, टोटल आपका 38 एटीपी का जो है ये ऊर्जा का ये होता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका एटीपी का निर्माण होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये आपके खेल कूद में दिया जाता है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है, अर्जुन पुरस्कार की अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था गाइस 1961 में, 1961 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और याद रखिएगा इसमें अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा 4 साल के जो है 4 साल में उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, ठीक है ना। उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले, यानी कि कोई भी खिलाड़ी को अगर अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा तो उसके 4 सालों में उसने कैसा खेला है, उसका पूरा प्रदर्शन देखा जाएगा, तब उसके अकॉर्डिंग जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 4 साल में उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले खिलाड़ी को मिलता है, खिलाड़ी को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको और क्या याद रखना है, आपको याद रखना है अर्जुन पुरस्कार जो है ये दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है, ठीक है ना, दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान, दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है, ठीक है। इसके बाद आपको जो है एक पॉइंट और याद रखिएगा कि ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि ये जो है कौन से मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये जो दिया जाता है ये आपके दिया जाता है युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा जो है इसे दिया जाता है, और खेल मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। तो स्पर्श रेखा जो है ये आपके कबड्डी से संबंधित है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पर्श रेखा जो है ये आपके कबड्डी से संबंधित है, तो अब यहाँ पे मैं कबड्डी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को बात करूंगी। जैसे कबड्डी में याद रखिएगा कितने खिलाड़ी होते हैं गाइस, तो याद रखिएगा कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये आपको ध्यान रखना है कबड्डी के जो है हम मैदान के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, इसके मैदान के बारे में। तो मैदान में जो है ये आपको 2 पॉइंट याद रखना है, जो कि मैं पहले भी ये बात मैं बता चुकी हूँ। जैसे कि मैदान में आपको क्या याद रखना है, एक तरफ आपको याद रखना है कि महिला का अलग होता है, महिला के मैदान की लंबाई और चौड़ाई अलग होती है, और पुरुष के मैदान की लंबाई की चौड़ाई अलग होती है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा महिला और पुरुष की मैं बात करती हूँ, ठीक है ना। तो महिला में जो है ये आपको ध्यान रखना है महिला के मैदान की लंबाई, ठीक है ना, महिला के मैदान की लंबाई कितनी होती है। तो महिला के मैदान की लंबाई होती है अगर याद रखिएगा 12 मीटर, ठीक है ना, कितना होता है 12 मीटर, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करती हूँ कि जो है चौड़ाई कितनी होती है गाइस, तो महिला के मैदान की चौड़ाई, तो महिला के मैदान की जो चौड़ाई होती है वो होता है 8 मीटर, ठीक है। अब इसी तरीके से हम पुरुष के पास आ जाते हैं। पुरुष की अगर मैं बात करूँ इसकी जो लंबाई है ये कितनी होती है, पुरुष के मैदान की लंबाई कितनी होती है गाइस, तो याद रखिएगा पुरुष के मैदान की लंबाई होती है 13 मीटर, ठीक है ना। कितना होता है गाइस, तो याद रखिएगा 13 मीटर होता है। राइटिंग पे नहीं जाएगा, मैं बहुत जल्दी जल्दी लिख रही हूँ इस वजह से ऐसा हो रहा है। इसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ कि पुरुष के मैदान की चौड़ाई कितनी होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है पुरुष के मैदान की चौड़ाई होती है 10 मीटर,
10 मीटर। ठीक है, ये तो था मैदान के बारे में। अब हम बात करेंगे अवधि के बारे में, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कबड्डी के जो है इसके अवधि के बारे में। इसमें भी आप महिला और पुरुष को अलग अलग लेंगे। जैसे अगर मैं महिला की बात करूं, महिला में जो है याद रखिएगा, महिला में जो है खेल की अवधि कितनी होती है, कबड्डी के खेल की अवधि, तो याद रखिएगा 30 मिनट होती है, ठीक है ना। 30 मिनट, जिसमें से आपको याद रखना है कि 15-15 मिनट का होता है, और जो है 5 मिनट का क्या होता है, 5 मिनट का ब्रेक होता है। 5 मिनट जो है ये ब्रेक होता है। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम पुरुष की अगर हम बात करें, ये तो महिला की बात हो गई। अब यहाँ पे जो है हम पुरुष के बारे में बात करेंगे। महिला हो गया, दूसरा आपको क्या याद रखना है, पुरुष के बारे में। तो पुरुष के जो है खेल की अवधि कितनी होती है गाइस, तो याद रखिएगा, पुरुष के खेल की अवधि होती है 40 मिनट। ठीक है, जिसमें से 20-20 मिनट का होता है, जिसमें से और 5 मिनट का ब्रेक होता है, जिसमें से कितना होता है, जिसमें से 20-20 मिनट का होता है और 5 मिनट का ब्रेक होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि जंतु कोशिका के बाहरी परत में इनमें से क्या कहा जाता है। तो जंतु कोशिका के बाहरी परत को इनमें से क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर यहीं पे अगर यहाँ पे जंतु कोशिका के बाहरी परत को रहता, अगर यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जाता कि पादप कोशिका के, पादप जरूरी नहीं आपसे जंतु कोशिका, पादप कोशिका के बाहरी परत पूछ ले तो पादप कोशिका के बाहरी परत को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा पादप कोशिका के बाहरी परत को कहा जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कहा जाता है, ठीक है। और कोशिका भित्ति जो है ये किसकी बनी होती है, तो याद रखिएगा कोशिका भित्ति जो है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। सेल्यूलोज की बनी होती है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय रेत कला उत्सव यानी कि रेत से अपना कला का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं गाइस। तो ये जो है ये किस राज्य में आयोजित होता है, ओडिशा में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा ओडिशा के कौन से जिले में, तो याद रखिएगा ओडिशा के पुरी जिले में ये आयोजित होता है, ठीक है। पुरी जिले के जो है याद रखिएगा कौन से तट पे भी होता है, ये भी लिख लीजिए, पुरी जिले के चंद्रभागा तट पर, चंद्रभागा समुद्र तट पर, ठीक है। चंद्रभागा समुद्र तट पर जो है ये आयोजित होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया। अगर मैं बात करती हूँ कि इसका जो आयोजन होता है ये होता कब है, ये भी आपको डेट जो है याद रखना है। तो इसका जो है आयोजन होता है ये हर साल होता है और 1 से लेकर 5 दिसंबर तक चलता है, ठीक है ना। 1 से 5 दिसंबर तक, ठीक है। 1 से 5 दिसंबर तक ये आयोजन इसका होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है, ये आपको बताना है। यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, तो मनुष्य के मस्तिष्क की जो सबसे बाहरी झिल्ली है वो है आपका ड्यूरामीटर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये मनुष्य के शरीर की सबसे बाहरी और मोटी झिल्ली होती है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे बाहरी और कैसी झिल्ली होती है, और मोटी झिल्ली होती है। तो अगर पूछे तो दोनों का आंसर एक ही हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे बाहरी और मोटी झिल्ली होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला है आपका पियामीटर। पियामीटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि ये जो है सबसे अंदरूनी झिल्ली होती है, यानी कि मस्तिष्क का आंतरिक झिल्ली होता है। मस्तिष्क का सबसे आंतरिक झिल्ली कौन सा होता है गैस, याद रखिएगा मस्तिष्क का आंतरिक सबसे आंतरिक झिल्ली होता है, ठीक है।
और ये सीधा मस्तिष्क से जुड़ा भी होता है, ठीक है ना। तो पूछा जाए कि मनुष्य का जो है सबसे आंतरिक मस्तिष्क का सबसे आंतरिक झिल्ली कौन सा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये होता है पिया मीटर, जो यहाँ पे ये भी लिख लीजिए, जो किससे जुड़ा होता है, जो सीधा मस्तिष्क से जुड़ा होता है, ठीक है ना, जो सीधा मस्तिष्क से जुड़ा होता है, मस्तिष्क से जुड़ा होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगला है आपका कौन सा है, तो अगला है आपका एरेक्नॉइड मीटर। ये क्या होता है, तो यह देखिएगा, ये जो होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है मध्य भाग होता है, मध्य झिल्ली होती है, मध्य झिल्ली होती है, मस्तिष्क की मध्य झिल्ली होती है। और इसके बाद एक और याद रखिएगा कि इसकी संरचना कैसी होती है, तो याद रखिएगा इसकी संरचना जाल जैसी होती है। इसकी संरचना कैसी होती है गाइस, तो याद रखिएगा इसकी संरचना जाल जैसी होती है, ठीक है। तो ये हो गया मस्तिष्क के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नरम लोहे का। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरम लोहे की अगर हम बात करें तो इसका जो खासियत होता है, यानी इसकी विशेषता क्या होती है, तो इसकी विशेषता यही होती है कि ये जो है आसानी से चुंबकीय गुण प्राप्त कर लेता है, आसानी से चुंबकीय गुण प्राप्त कर लेता है, प्राप्त करता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण कैसा होगा, तो वो दर्पण होगा समतल। जब दर्पण में जो बिंब बना हुआ है वो हमेशा सीधा होगा और आकार में भी वस्तु के बराबर होगा, तो ये कैसा होगा, ये होता है आपका समतल दर्पण, ठीक है ना। समतल दर्पण की अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि समतल दर्पण जो है, तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा जितना पर वस्तु हो, जितना पर वस्तु हो, ठीक है। तो समतल दर्पण के बारे में आपको इतना पॉइंट याद रखना है कि ये हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिखा नहीं रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बता देती हूँ, इसे आप याद रखिएगा कि ये हमेशा सीधा बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, ना छोटा बनेगा और ना ही बड़ा बनेगा। जैसे अवतल क्या होता है, अवतल दर्पण में क्या खासियत होती है कि ये वस्तु के आकार के, जो वस्तु का आकार होता है उससे बड़ा बनाता है ये, ठीक है ना। लेकिन इसमें नहीं होता, इसमें बराबर बनता है समतल में, ठीक है ना। तो इतना आपको जो है ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मध्य एशिया शासक ने 1192 में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की, उत्तर भारत पे विजय प्राप्त की थी शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 1192 की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा 1191, 1191 में लड़ाई हुई थी, जो लड़ाई हुई थी 1191 का जो युद्ध हुआ था वो कौन हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। ये जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था ये किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में जो हुआ था वो गौरी के बीच हुआ था, और याद रखिएगा और किसके बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था, ठीक है ना, तृतीय पे याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इसमें जब जो है जीत किसकी हुई थी, इसमें जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, ठीक है ना। और फिर जो है ये युद्ध 1191 में हुआ। इसके बाद फिर एक युद्ध हुआ था जो कि हुआ था 1192 में। 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, ये भी युद्ध किसके बीच हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा तराइन का द्वितीय युद्ध भी गौरी के बीच हुआ था, गौरी, और याद रखिएगा ये भी पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, पृथ्वीराज
चौहान तृतीय के बीच हुआ था। ठीक है। यहाँ पे जो है जीत किसकी हुई थी गाइस, तो यहीं पे जो जीत हुई थी ये गौरी की हुई थी। ठीक है ना, तो यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एशियाई शासक कौन था जिसे 1192 में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी, तो वो गौरी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि खो खो में कितने क्रॉस लेंस होती है, तो खो खो में टोटल 8 क्रॉस लेंस होती है, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। खो खो की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 9 खिलाड़ियों की संख्या होती है। 9 खिलाड़ियों की संख्या होती है। 9 खिलाड़ियों की संख्या होती है। और याद रखिएगा 3 अतिरिक्त खिलाड़ी भी रहते हैं। ठीक है ना, 3 अतिरिक्त खिलाड़ी रहते हैं। 3 अतिरिक्त खिलाड़ी रहते हैं। तो 3 अतिरिक्त खिलाड़ी रहते हैं, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 12 खिलाड़ी हो गए। ठीक है ना, टोटल 12 खिलाड़ी हो गए, लेकिन जो खेलने जाते हैं वो सिर्फ 9 खिलाड़ी ही खेलते हैं। तो खिलाड़ियों की संख्या आपको 9 ही याद रखना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है हम खो खो के मैदान के बारे में बात करेंगे कि इसके मैदान की लंबाई चौड़ाई ये सारे चीज को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका मैदान जो है ये कैसा होता है गाइस, तो याद रखिएगा इसका मैदान होता है आयताकार। ठीक है ना, आयताकार मैदान होता है। और उसके बाद जो है मैदान की हम बात करेंगे लंबाई के बारे में, लंबाई, और दूसरा हम बात करेंगे चौड़ाई के बारे में। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है गाइस, तो याद रखिएगा इसकी लंबाई 29 मीटर होती है, 29 मीटर्स। और जो है इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो इसकी चौड़ाई होती है 16 मीटर। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो है मैच कितने पारियों में होता है, तो याद रखिएगा मैच 2 पारियों में होता है। मैच 2 पारियों में, 2 पारियों में होता है। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जो प्रत्येक पारी का टाइम कितना होता है, 9 मिनट का। ठीक है ना, कितना होता है, 9 मिनट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि उत्पादन के कितने कारक होते हैं, तो उत्पादन के टोटल 4 कारक होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो 4 कारक कौन कौन से उसे हम देखेंगे। तो पहला होता है आपका भूमि, यानी पहला आपका जमीन होना चाहिए। दूसरा जो उत्पादन के लिए वो क्या होना चाहिए, आपका लेबर होना चाहिए, श्रम होना चाहिए। तीसरा जो है ये आपका क्या होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए। और जो है चौथा आपका क्या होना चाहिए, उद्यमिता होना चाहिए, यानी मशीनरी वगैरह होना चाहिए। तब ये इसका जो है ये होता है उत्पादन के 4 कारण। ठीक है, 4 कारक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कलमकारी किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है, तो कलमकारी जो है ये आपके आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध चित्रकला है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात का आपका हो जाएगा पिथौरा। पिथौरा जो है ये कहाँ की हो जाएगी गाइस, गुजरात की। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तंजौर किला, तंजौर जो है ये आपका जो है तमिलनाडु का हो गया। और बिहार की अगर हम बात करें मधुबनी, जिसे हम मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, ये बिहार का हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है, तो समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है वाष्पीकरण द्वारा। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी हमारा वेपराइजेशन द्वारा होता है। अगर मैं बात करूं वाष्पीकरण के द्वारा होता है, तो ये खासकर आपको क्या याद रखना है कि ये जो है वाष्पीकरण जो है ये कौन से क्षेत्रों में की जाती है, तो आपको याद रखना है विशेषकर ये तटीय क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है ना, तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे कह रहा है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन के का। विटामिन के का काम क्या होता है, तो विटामिन के का काम होता है रक्त का थक्का बनाना।
रक्त का थक्का बनाने का काम कौन से विटामिन का होता है? तो रक्त का थक्का बनाने का काम होता है, वो होता है आपके विटामिन के का। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपके जो है आपको याद रखना है, जैसे कि विटामिन सी के रासायनिक नेम की बात करूँ तो विटामिन सी का रासायनिक नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है ना? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये होता है आपके विटामिन सी का रासायनिक नेम। विटामिन डी के रासायनिक नेम की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल जो होता है, कैल्सीफेरोल जो होता है ये विटामिन डी का रासायनिक नेम होता है। वहीं अगर हम बात करेंगे इससे याद रखिएगा, विटामिन ई का रासायनिक नेम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नेम होता है टोकोफेरोल। टोको टोकोफेरोल, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे और याद रखिएगा, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ विटामिन ए का, विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नेम होता है रेटिनॉल, ठीक है ना? विटामिन ए का रासायनिक नेम होता है रेटिनॉल। वहीं अगर हम बात करेंगे इससे याद रखिएगा, विटामिन विटामिन बी का रासायनिक नेम क्या होता है? तो विटामिन बी का रासायनिक नेम होता है थायमीन। तो ये आपको कुछ विटामिन के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई थी? तो राजा हर्षवर्धन के द्वारा जो लिखा गया था वो लिखा गया था प्रियदर्शिका। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्रियदर्शिका के बाद जो है आपको याद रखना है, राजा हर्षवर्धन के द्वारा 3 पुस्तक आपको याद रखना है। पहला जो हो गया, ये तो हो गया आपका जो कौन सा हो गया, प्रियदर्शिका, ठीक है। दूसरा पुस्तक आपको कौन सा याद रखना है? दूसरा आपको याद रखना है नागानंद, नागानंद नाटक। और तीसरा पुस्तक कौन सा आपको याद रखना है? रत्नावली। रत्ना रत्नावली। ये 3 पुस्तक जो है ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था, ये आपको याद रखना है। कादम्बरी की अगर मैं बात करूँ, कादम्बरी जो है ये किनके द्वारा लिखा गया था? तो कादम्बरी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये लिखा गया था बाण भट्ट के द्वारा, ठीक है ना? कादम्बरी लिखा गया था बाण भट्ट के द्वारा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अमुक्तमाल्यद जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था? अमुक्तमाल्यद जो है ये कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था, कृष्णदेव राय के द्वारा। और जो है अष्टाध्यायी जो है ये किनके द्वारा लिखा गया था? अष्टाध्यायी जो लिखा गया था ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया था, पाणिनि के द्वारा, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। इस क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान जो होता है ये होता है आपका 7 से कम होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये आपका है केरल। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोरियम की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको याद रखना है कि थोरियम जो है ये आपका कैसा धातु है? तो याद रखिएगा थोरियम आपका जो है रेडियो धर्मिता धातु है। रेडियो धर्मी धातु है, ठीक है ना? रेडियोधर्मी धातु है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है ये पहला हो गया। दूसरा पूछा जाता है इसका जो है उपयोग कहाँ होता है, यानी कि इसका जो है उपयोग किस में किया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो याद रखिएगा इसका उपयोग जो है ये परमाणु ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है, ठीक है ना? परमाणु परमाणु ऊर्जा उत्पादन में, ठीक है। उसके बाद जो पूछा जाता है थोरियम से वो पूछा जाता है कि इसका जो है मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है ना? इसका मुख्य स्रोत क्या है थोरियम का? तो याद रखिएगा थोरियम का जो मुख्य स्रोत होता है ये होता है मोनाजाइट बालू। मोनाजाइट बालू जो है इसका मुख्य स्रोत होता है। उसके बाद बात करते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो थोरियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 90, ठीक है। और इसका जो है थोरियम का जो है प्रतीक क्या होता है? परमाणु क्रमांक। और वहीं अगर हम प्रतीक के बारे में बात करें तो थोरियम का प्रतीक होता है TH। और यहाँ पे जो है तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है रंग।
इसका रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा इसका रंग होता है आपका सिल्वर भूरा रंग इसका होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सिल्वर कलर का होता है, ठीक है ना? सिल्वर। लेकिन जो सिल्वर कलर का होता है, लेकिन बाद में ये क्या होता है, धीरे-धीरे ये ऑक्सीडाइज़ होकर ना इसका रंग काला हो जाता है। पहले तो सिल्वर रहता है, लेकिन धीरे-धीरे ऑक्सीडाइज़ होकर ये काला हो जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना जो है कहाँ हुई थी और किन्होंने की थी, ये भी याद रखना है। तो गदर पार्टी की अगर मैं स्थापना की बात करती हूँ तो ये आपको ध्यान रखना, ये हुआ था सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, ठीक है ना? और सैन फ्रांसिस्को आपका कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका में, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें किन दोनों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी, तो पहला आपको याद रखना है, ये किया था लाला हरदयाल ने। इसकी स्थापना दो लोगों ने मिलकर की थी, लाला हरदयाल। और जो याद रखिएगा, और जो है कौन थे, और थे आपको याद रखना है सोहन सिंह भागना। सोहन सिंह सोहन सिंह भागना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लाला हरदयाल जो थे इस पार्टी के क्या थे? तो लाला हरदयाल जो थे ये आपको ध्यान रखना है महामंत्री थे, ठीक है? महामंत्री लाला हरदयाल थे। और वहीं अगर मैं बात करूँ जो सोहन सिंह भागना थे, ये जो है इस पार्टी के अध्यक्ष थे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे कह रहा है कि सतपुड़ा की रानी इनमें से किस पहाड़ी को कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी जो कहा जाता है, ये कहा जाता है आपके पचमढ़ी को। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। इस क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन की 10 आचार संहिताओं को किस नाम से जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन की 10 आचार संहिता को जो है ये मौलिक कर्तव्य से जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो याद रखिएगा कि ये आपके कौन से अनुच्छेद में है। मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका कौन से अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका अनुच्छेद 51 के क में है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था। और याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1900 जो है 76 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें और दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस समिति के सिफारिश पे इसे जोड़ा गया था? तो ये आपको ध्यान रखना है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इसे जोड़ा गया था। सिफारिश पर जोड़ा गया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम होती है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सीजियम धातु जो है ये सबसे अधिक मुलायम होती है। सीजियम की अगर हम बात करें तो ये इतना ज्यादा नरम होता है कि इसे जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो और कौन-कौन सा है जो चाकू को आसानी से काटा जा सकता है? तो आपका सीज़ियम हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पोटेशियम को भी जो है आसानी से आप चाकू से काट सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका सोडियम हो गया, इसे भी आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ लिथियम, लिथियम इसे भी आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है? अब यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं सीज़ियम के बारे में, सीज़ियम को आपको क्या याद रखना है कि सबसे अधिक अगर मुलायम पूछे तो यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीज़ियम हो जाएगा, ठीक है ना? और याद रखिएगा इसका घनत्व बहुत कम होता है। सीज़ियम का ये आपको ध्यान रखना है, इसका घनत्व जो है घनत्व कम होता है, ठीक है?
उसके बाद जो है याद रखिएगा इसका रंग कैसा होता है, तो सीजियम का रंग होता है, याद रखिएगा ये होता है सोने पीले रंग की धातु होती है, ठीक है ना। ये कैसा होता है, सोने पीले रंग की, सोने के जैसा पीला रंग होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सोने पीले रंग की लिखी है, ठीक है ना। सोने पीले रंग की धातु होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा सीजियम जो है इसका जो जो क्रियाशीलता होता है ये कैसा होता है, तो याद रखिएगा इसका जो क्रियाशीलता होता है ये अधिक होता है। क्रियाशीलता, क्रियाशीलता अधिक होता है सीजियम धातु की, अधिक होता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भारत में कितने यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल शामिल है। तो भारत की अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा भारत में टोटल 43 जो है इस स्थल है जो यूनेस्को में शामिल है, ठीक है ना। अगर 43 स्थल की मैं बात करूं तो जिसमें से आपको क्या याद रखना है, 35 स्थल आपका कैसा है, 35 स्थल आपका सांस्कृतिक है, ठीक है। 35 स्थल आपका सांस्कृतिक है, प्लस 7 स्थल जो है ये आपका कैसा है, प्राकृतिक है, और प्लस जो है आपका एक स्थल जो है ये कैसा है, मिश्रित है, ठीक है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जो मिश्रित है वो कौन सा है, तो मिश्रित है आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका मिश्रित है। अगर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो याद रखिएगा 2016 में जो है 2016 में यूनेस्को में शामिल हुआ, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं कि यूनेस्को में शामिल होने वाला 43वां स्थल कौन सा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो 43वां स्थल जो है ये आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा मोइदम, मोइदम जो है ये याद रखिएगा 43वां स्थल है। मोइदम आपको क्या याद रखना है कि मोइदम जो है ये अहोम राजवंश का टीला है, ठीक है ना। मोइदम क्या है गाइस, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि मोइदम जो है ये आपको ध्यान रखना है अहोम राजवंश का टीला है, अहोम राजवंश का टीला है, ठीक है। और इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो पहला तो अहोम राजवंश का टीला, दूसरा याद रखिएगा 2024 में जो है आपको ध्यान रखना है 2024 में यूनेस्को में शामिल किया गया, यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो आपका लीवर जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम यकृत, ठीक है ना, इसके बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये क्या करता है, तो याद रखिएगा ये आपके जो है पीत रस का उत्पादन करता है, पीत पीत रस का उत्पादन करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो यकृत के बारे में जो है, अगला पॉइंट आपको याद रखना है इसके आकार के बारे में। तो ये कितना लंबा होता है, तो इसका आकार आपको याद रखना है कि ये 15 से लेकर 17 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, ठीक है, लंबा होता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो अगला आपको क्या याद रखना है कि अगला आपको याद रखना है कि 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक, 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक कैसा होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये हो गया आकार के बारे में। अब हम बात करेंगे वजन के बारे में। तो यकृत के वजन में आपको क्या याद रखना है, यकृत का जो वजन होता है वो कितना होता है, तो इसका वजन होता है लगभग 1.2 से 1.2 से 1.5 किलोग्राम इसका वजन होता है, ठीक है ना। वजन आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो यकृत में आपको इतना याद रखना है। उसके बाद जो है यकृत के अगर हम रंग की बात करें कि यकृत का रंग कैसा होता है,
तो यकृत का जो रंग होता है वो होता है, इसका रंग लाल और भूरा होता है, ठीक है ना, लाल भूरा होता है, लाल भूरा होता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है आपका। उसके बाद आपको याद रखना है कि इसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, ठीक है ना। यकृत के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहला कौन सा भाग होता है? पहला होता है राइट लोब, राइट लोब होता है। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है लेफ्ट लोब होता है, ठीक है। ये 2 भाग होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 34 हमसे कह रहा है कि आलू का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो आलू का खाने योग्य भाग जो है ये कहलाता है तना, कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम आलू की बात करें तो आलू के बारे में आपको क्या याद रखना है कि तने को जो है क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा तना को जो है कंद भी कहा जाता है, कंद भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आलू की बात करूँ तो आलू में आपका क्या-क्या पाया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं आलू की बात करूँ तो आलू में जो है आपको याद रखना है विटामिन सी पाया जाता है। आलू में आपका क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विटामिन आपका जो है बी6 पाया जाता है आलू में। विटामिन बी6 पाया जाता है। इसमें जो है इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो है पोटेशियम भी आलू में पाया जाता है, ठीक है ना, पोटेशियम। तो ये आलू में पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको जो है कुछ लिखाऊंगी आपको, जैसे कि कोई फल या सब्जी लिखाऊंगी और उसका कौन सा भाग खाने योग्य होता है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करती हूँ, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपका जो है मटर, मटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो मटर का खाने योग्य भाग जो है वो है बीज। मटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? बीज है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्याज, प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा है गाइस? तो याद रखिएगा प्याज का खाने योग्य भाग जो है तना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्याज का, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ बैंगन हो गया, बैंगन हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ भिंडी हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाजर हो गया, ठीक है। और फिर मूली हो गया। तो इस सब के खाने का भाग कौन कौन सा होता है? तो बैंगन का जो है वो बैंगन के खाने का भाग कौन सा होता है? वो होता है फल होता है। भिंडी का भी जो है ये फल ही होता है। गाजर की अगर मैं बात करूँ तो गाजर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? जड़ होता है। और मूली का भी खाने योग्य भाग जो है जड़ ही होता है, ठीक है ना। पालक का जो है, पालक की अगर मैं बात करूँ पालक का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो पालक का खाने योग्य भाग जो है वो पत्तियां होती है, ठीक है ना, पत्तियां, ठीक है। अब आपको बताना है कि गोभी जो है उसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से कौन है? तो सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता जो है ये हरिवंश राय बच्चन है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, हरिवंश राय बच्चन है। इन्हें जो है याद रखिएगा, इन्हें जो है सरस्वती सम्मान कब मिला था? तो याद रखिएगा इन्हें सरस्वती सम्मान मिला था 1991 में मिला था। और सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि सरस्वती सम्मान की जो है शुरुआत कब हुई थी? तो ये भी आपको याद रखना है कि सरस्वती सम्मान की शुरुआत भी हुआ था 1991 में ही, इसका शुरुआत हुआ था। और जो है हरिवंश राय बच्चन को भी 1991 में मिला था। और किसके लिए मिला था गाइस? तो याद रखिएगा 4 खंडों की आत्मकथा के लिए मिला था, ठीक है ना। 4 खंडों की, 4 खंडों की आत्मकथा के लिए, आत्मकथा के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है रामाकंत रथ। रामाकंत रथ की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये थे आपके दूसरे प्राप्तकर्ता थे, ठीक है ना। दूसरे प्राप्तकर्ता कौन थे? दूसरे प्राप्तकर्ता थे आपके जो है सरस्वती सम्मान के, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि दूसरे प्राप्तकर्ता थे तो इन्हें कब मिला था सरस्वती सम्मान? तो 1192 में इन्हें मिला था। 1192 में इन्हें सरस्वती सम्मान मिला था। और वहीं अगर मैं बात करूँ कि 1192 में जो है इन्हें किसके लिए मिला था? तो इनकी जो कविता थी श्री राधा कविता के लिए, ठीक है ना, श्री राधा कविता के लिए मिला था, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से घासों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो घासों का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है आपका एग्रेस्ट्रोलॉजी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये घासों का अध्ययन कहलाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ आपका जो है पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन होता है गाइस, तो याद रखिएगा मृदा का अध्ययन। मृदा का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मृदा का अध्ययन जो कहलाता है ये कहलाता है आपका पेडोलॉजी। इसके अलावा अगर हम बात करें सेरियोलॉजी की, इसमें जो है किसका अध्ययन होता है, अनाज का अध्ययन। अनाज का अध्ययन क्या कहलाता है गाइस, तो याद रखिएगा अनाज का अध्ययन कहलाता है सेरियोलॉजी, ठीक है। और जो है लास्टली अगर मैं बात करूँ पेलिएंटोलॉजी की, इसमें जो है क्या होता है, तो जितने भी प्राचीन जीव होते हैं, प्राचीन जीव और जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, प्राचीन जीव और जीवाश्मों का अध्ययन, ठीक है ना। प्राचीन जीव और जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका पेलिएंटोलॉजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 37 हमसे कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये कौन से राज्य में स्थित है गाइस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिशा में, ठीक है ना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कोणार्क के सूर्य मंदिर की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसे जो है 1984 में 1984 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है ना। यूनेस्को यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इसका जो है निर्माण किसने करवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर का जो है निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा इसका जो निर्माण करवाया था वो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, ठीक है ना। कब हुआ था, किसने करवाया था गाइस, तो याद रखिएगा नरसिंह देव प्रथम, नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और वहीं बात अगर हम बात करें कि नरसिंह देव प्रथम ने जो है इसका निर्माण कब क्या करवाया था, तो नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था 1250 में, ठीक है। 1250 में इसका निर्माण हुआ था। और याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि नरसिंह देव प्रथम जो है ये कौन से वंश के थे, तो ये भी आपको याद रखना है कि नरसिंह देव प्रथम जो थे ये गंग वंश के थे, ठीक है ना। ये कौन से वंश के थे, गंग वंश के। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कोणार्क सूर्य मंदिर है ये किसको समर्पित है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है ये सूर्य को समर्पित है, ठीक है ना। ये किसको समर्पित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये सूर्य को समर्पित है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु में आपका कौन सा मंदिर है गाइस, तो याद रखिएगा मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा मीनाक्षी मंदिर जो है ये आपका तमिलनाडु में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अगला जो है आपका उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करती हूँ, उत्तर प्रदेश में आपका कौन सा मंदिर है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ये कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर ये आपका उत्तर प्रदेश में है। और अगला अगर मैं बात करूँ आपका जो है याद रखिएगा हम्पी का जो है विट्ठल मंदिर, ठीक है ना। हम्पी का विट्ठल मंदिर कहाँ है, तो ये है आपके कर्नाटक में, कर्नाटक में जो है याद रखिएगा हम्पी हम्पी का विट्ठल मंदिर जो है ये आपके कर्नाटक में है, ठीक है। इसके अलावा उड़ीसा में अगर मैं बात करूँ तो लिंगराज मंदिर जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा लिंगराज मंदिर जो है ये आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, ठीक है ना। लिंगराज मंदिर भी आपका कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा ये भी आपके ओडिशा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। तो कुंडापुर और करवार कक्ष वनस्पति स्थान जो है ये आपका कर्नाटक में है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 39 हमसे कह रहा है कि इबादत खाना क्यों बनवाया गया था। तो इबादत खाना जो बनाया गया था वो बनाया गया था धर्मों की चर्चा के लिए, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं वही बात करूँ कि इबादत खाना का जो है निर्माण किसने कब करवाया ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसका निर्माण जो करवाया था वो किसने ना इसका निर्माण करवाया था, तो याद रखिएगा इसका निर्माण जो है वो अकबर के द्वारा हुआ था। और याद रखिएगा खाना जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा इबादत खाना जो है ये आपका फतेहपुर
फतेहपुर सिकरी में, ठीक है, फतेहपुर सिकरी में। और याद रखिएगा अकबर ने इसका निर्माण कब करवाया था गाइस, तो याद रखिएगा 1575 में, ठीक है ना। अकबर ने इसका निर्माण कब करवाया था, 1575 में। अब जैसे मैं अकबर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि इन अकबर ने जो है दास प्रथा का अंत कब किया था, दास प्रथा का अंत। तो याद रखिएगा अकबर ने दास प्रथा का अंत किया, तो 1562 यानी कि 1562 में इसने जो है दास प्रथा का अंत किया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जजिया कर, ठीक है ना, जजिया कर को भी अकबर ने समाप्त किया था। तो जजिया कर को जो समाप्त किया था अकबर ने, ये कब किया था, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है ना। तो जजिया कर को समाप्त किया था 1564 में। और जो है एक और याद रख लीजिएगा, एक हो गया दास प्रथा, दूसरा जजिया कर, और तीसरा याद रखिएगा तीर्थ यात्रा कर, ठीक है ना। तीसरा आपको क्या याद रखना है, तीर्थ यात्रा कर। तीर्थ तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कब किया था गाइस, तो याद रखिएगा तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था 1563 में, ठीक है ना, 1563 में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 40 हमसे कह रहा है कि पौधों में अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा पौधों में अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वो स्ट्रोमा में होती है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्ट्रोमा की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। जैसे कि अगर बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि स्ट्रोमा होता क्या है, तो याद रखिएगा ये स्ट्रोमा जो है कहाँ होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो होता है ये आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। इसके अलावा जो है पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ये जो है ये कैसा होता है, याद रखिएगा ये पूरा तरल पदार्थ से भरा होता है, ठीक है ना, तरल पदार्थ से भरा होता है, ठीक है, तरल पदार्थ से भरा होता है। अब यहाँ पे जो है एक प्रश्न और याद रखिएगा, यहाँ पे जो है अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में आपको क्या याद रखना है। अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है ये क्या होता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया को C3 चक्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अप्रकाशिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, C3 चक्र भी कहा जाता है, C3 चक्र भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। तो भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है, तो 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती है, ठीक है ना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वो 4 राज्य कौन कौन से है, तो पहला आपको याद रखना है, पहला हो गया अरुणाचल प्रदेश। पहला आपका कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा पहला हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद जो है दूसरा आपका कौन सा हो गया, दूसरा हो गया आपका असम। तीसरा आपका कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा तीसरा हो गया सिक्किम, ठीक है। और जो है चौथा आपका कौन सा हो गया, चौथा हो गया आपका पश्चिम बंगाल। तो ये 4 राज्यों की सीमा लगती है। भूटान जो है भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करती है, तो याद रखिएगा 699 किलोमीटर की, 699 किलोमीटर की सीमा साझा करती है, सीमा साझा करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 42 हमसे कह रहा है कि पंडित किशन महाराज का किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा तबला, ठीक है ना। तो पंडित किशन महाराज जो है ये किससे संबंधित है, तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। पंडित किशन महाराज की अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट को याद रखिएगा, जैसे कि इन्हें 2 पुरस्कार मिला था। पहला पुरस्कार कौन सा याद रखना है आपको, पद्म श्री मिला था, ठीक है ना, पहला इनको पद्म श्री मिला था। और दूसरा आपको क्या याद रखना है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अब ये दोनों पुरस्कार कब मिले थे ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं सीधे ऐसे ही लिख देती हूँ। तो यहाँ पे याद रखिएगा इन्हें जो पद्म श्री मिला था वो मिला था 1973 में, 1973 में मिला था। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है 1984 में मिला था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर मैं बात करती हूँ तो जैसे शहनाई वादक, आपके शहनाई वादक जो है ये बिस्मिल्लाह खां है। सितार वादक पंडित रवि किशन है। संतूर वादक की अगर हम बात करें तो भजन सिपारी
पंडित शिव कुमार शर्मा हो गए। अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट तबला वादक के बारे में लिखाऊंगी जो आपको याद रखना है। अब जैसे कि पंडित किशन महाराज तबला वादक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है याद रखिएगा जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो है ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये आपके तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा अल्लाह रखा खां। अल्लाह रखा खां जो है ये भी आपके कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये भी आपके तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जो है स्वप्न चौधरी। स्वप्न चौधरी जो है ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये भी आपके तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और आपको कौन सा याद रखना है, एक और नाम याद रखिएगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा आपको याद रखना है पंडित नयन घोष। पंडित नयन घोष जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। जाकिर हुसैन के बारे में आपको 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना है। ये दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे कम उम्र के तबला वादक कौन थे, तो याद रखिएगा सबसे कम उम्र के तबला वादक थे जाकिर हुसैन, ठीक है ना। सबसे कम उम्र के तबला वादक थे। और दूसरा याद रखिएगा कि सबसे कम उम्र के पद्मश्री प्राप्तकर्ता थे। सबसे कम उम्र के पद्मश्री, सबसे कम उम्र के पद्मश्री प्राप्त करता थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे अगर मैं आपको बता ही देती हूँ कि इन्हें जो है पद्मश्री कब मिला था, तो याद रखिएगा इन्हें जो पद्मश्री मिला था वो मिला था 1988 में, इन्हें पद्मश्री मिला था जाकिर हुसैन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर मैं 1 मई की बात करूं, 1 मई को जो है ये क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस आपका कब मनाया जाता है, 1 मई को श्रमिक दिवस, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। वहीं अगर मैं 4 दिसंबर की बात करूं तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय नौसेना दिवस। भारतीय नौसेना दिवस जो है ये आपका कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को। और वहीं अगर मैं 12 जनवरी की बात करूं तो 12 जनवरी को आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जयंती पे ये मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र निम्न में से कौन सा यंत्र है। तो वायुमंडलीय में परिवर्तन दिखाने वाला जो यंत्र है ये है आपका हाइग्रोस्कोप। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइग्रोस्कोप। अब यहाँ पे अगर हम बात करें साइटोट्रॉन, साइटोट्रॉन का जो है आपको ध्यान रखना है, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला कौन सा यंत्र है, तो याद रखिएगा कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपका साइटोट्रॉन है। गायरोस्कोप की अगर हम बात करें, गायरोस्कोप का क्या काम होता है, घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करना। घूमती हुई घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करना, ये किसका काम है, गायरोस्कोप का। और वहीं अगर हम बात करें जो है आपका जो है हाइग्रोस्कोप, तो मैं पढ़ा ही चुकी हूँ। लास्ट आपका कौन सा बचता है, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का क्या काम होता है, द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है इससे। द्रवों का अपेक्षित अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, ठीक है, घनत्व मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 45 हमसे कह रहा है कि किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो सीसा संचायक बैटरी में जो ये किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपके सल्फ्यूरिक एसिड का। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड को जो है आपको ध्यान रखना है, बैटरी एसिड भी कहते हैं, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड को कैसा एसिड कहते हैं, बैटरी एसिड भी कहते हैं।
बैटरी एसिड भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको क्या याद रखना है कि इसका जो है सूत्र क्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर हम बात करें, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका जो सूत्र होता है, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। H2SO4 जो है, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है ना। अब बाकी अगर हम बात करें एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का जो है ये सूत्र क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें, तो ये होता है HCl, इसका सूत्र होता है। और वहीं अगर हम बात करें ऑक्जेलिक अम्ल का, ऑक्जेलिक अम्ल का जो है ये सूत्र क्या होता है, C2H2O4, या इसका ये भी होता है COOH2, ये भी इसका सूत्र होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो कौन से जल संधि पे, तो याद रखिएगा सिंधु जल संधि पे, ठीक है ना। सिंधु जल संधि पे जो है ये हस्ताक्षर हुआ था, 1960 में ये हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। इसमें हुआ क्या था, ये इसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो ये हस्ताक्षर हुआ था, ये किन के बीच हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और जो है किनके बीच हुआ था, और अयूब खान के बीच। अयूब अयूब खान के बीच, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो है ये क्या थे गाइस, याद रखिएगा ये भारत के प्रधानमंत्री थे। और याद रखिएगा अयूब खान कौन थे गाइस, तो याद रखिएगा अयूब खान जो थे ये राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति थे, कहाँ के थे, पाकिस्तान के। तो इन दोनों के बीच जो है 1960 में एक सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसमें से जो है 3 नदी जो है वो भारत के अधिकार क्षेत्र में आई थी, और 3 नदी जो है ये पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आई थी। 3 नदी जो है आपको ध्यान रखना है, 3 नदी भारत के क्षेत्र में आई थी, और जो है ये आपको ध्यान रखना है 3 नदी जो है किसके क्षेत्र में गई थी, 3 नदी पाकिस्तान के क्षेत्र में गई थी। अब वो 3 नदी कौन कौन से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। 3 नदी पाकिस्तान के क्षेत्र में गई थी। तो जो भारत के अधिकार क्षेत्र में आई थी वो कौन कौन सी नदी है, तो भारत के जो अधिकार क्षेत्र में आई थी वो आई थी रावी नदी, रावी। इसके बाद आपको याद रखना है व्यास नदी आया था, और आपको याद रखना है सतलज नदी आया था, ठीक है। और जो है पाकिस्तान के इसमें जो क्षेत्र में है वो कौन कौन सी नदी है, तो पाकिस्तान के क्षेत्र में है आपका सिंधु नदी। इसके अलावा अगर हम बात करें, सिंधु नदी हो गया, इसके बाद आपका चिनाब नदी, और इसके बाद आपको याद रखना है ये झेलम नदी। तो ये 3 नदी जो है ये पाकिस्तान के क्षेत्र में गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कुल कितने वेदांग है। तो वेदांग जो है ये टोटल कितने हैं, तो कुल वेदांग जो है ये 6 वेदांग है, ठीक है ना। अब 6 वेदांग कौन कौन से है, इसे भी हम याद रखेंगे। तो पहला जो है आपको ध्यान रखना है, पहला जो है ये आपको ध्यान रखना है, पहला जो है ये आपका है छंद। पहला जो है छंद हो गया। दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया, कल्प हो गया। तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया, ज्योतिष हो गया, ज्योतिष। और जो है चौथा आपका कौन सा हो गया, चौथा हो गया आपका जो है निरुक्त, ठीक है। और जो है पांचवा आपका कौन सा हो गया, शिक्षा। छठा आपका कौन सा हो गया, व्याकरण। तो ये टोटल 6 वेदांग है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि इनमें से किसने संख्या दर्शन की रचना की थी। तो संख्या दर्शन की रचना की थी गाइस, यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपिल ने, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं कनाद ने जो है ये किसकी रचना की थी, तो कनाद ने वैशेषिक दर्शन की रचना की थी, ठीक है ना। वैशेषिक दर्शन की रचना जो है ये आपको ध्यान रखना है, वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन की रचना जो है ये किसने की थी गाइस, तो याद रखिएगा वैशेषिक दर्शन की रचना जो है ये कनाद ने की थी। पतंजलि की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा पतंजलि ने जो है ये किसकी रचना की थी, योग दर्शन की। पतंजलि ने जो है ये किसकी रचना की थी, योग दर्शन की।
और वहीं अगर मैं बात करूँ गौतम ने जो है ये किसकी रचना की थी? तो गौतम ने जो है न्याय दर्शन की रचना की थी, न्याय दर्शन की। ये सारे आपके ऋग्वेद से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 49 हमसे कह रहा है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में कौन वोट दे सकता है? तो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कौन? जनपद पंचायत अध्यक्ष जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य हो, या फिर विधायक जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य हो, या फिर जिला पंचायत का निर्वाचित सदस्य, या फिर संसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य हो। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जिला पंचायत का निर्वाचित सदस्य जो होता है वही जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में वोट दे सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 50 हमसे कह रहा है कि हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देती है? तो हैली धूमकेतु जो है ये आपका 76 वर्ष बाद दिखाई देती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि पिछली बार जो है ये कब दिखाई दिया था, पिछली बार, तो पिछली बार जो ये दिखाई दिया था आपका 1986 में दिखाई दिया था। अब ये दिखाई देगा आपका जो है 2061 या 62 में आपका दिखाई देगा ये हैली धूमकेतु, ठीक है? तो गाइज आपका जो प्रश्न था आपका यहाँ से ये क्लियर हो चुका है। ये सिर्फ आपका आज का ही सीरीज ये समाप्त नहीं होता है, अभी जो है आपके और सीरीज आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, आपके लिए आपको पसंद आया, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं एक चीज आपको बता दूं गाइस कि जो है आप लोग बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको आप तक पहुंच जाए और आप इसे देख पाए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है गाइस कि प्लीज आप सभी जहां पे भी आपको कंफ्यूजन था चीजों को नोट करिए एंड रिवीजन करिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए और नोट करिए, और जितना ज्यादा हो सके चीजों को रिवाइज करिए। जितना ज्यादा आपकी चीजें क्लियर आउट रहेगी आपके लिए उतना ही ज्यादा ये हेल्पफुल होगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। जय हिंद।